यूपी पीसीएस के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस के इस करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। मित्रों, हम लोग करंट अफेयर्स की इस क्लास में दृष्टि पर अभी लेकर के फोकस होकर के चल रहे हैं, दृष्टि का रिवीजन कर रहे हैं। और ये घटना चक्र की जो दृष्टि है, आप जानते हैं करंट अफेयर्स की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। हमने अपने पिछले 2 क्लासेज में काफ़ी कुछ चर्चा किया। वो आते हैं इस क्लास को, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी विलंब के, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर पर हम लोग चलेंगे। जहां से प्रश्न, जैसे प्रश्न बनेंगे उसी आधार पर करंट अफेयर्स को हम लोग एक पूरा रिवीजन कर रहे हैं। बस आप लोग ध्यान रखिए, देवप्रयागम DPIS यूट्यूब चैनल पर ये पूरी क्लास आपको उपलब्ध है। जो क्लास पिछली नहीं मिल पाई वो भी आपको प्लेलिस्ट में पूरी क्लास मिल जाएगी। आप सिस्टमेटिक तरीके से इस क्लास को देखते रहिए। उत्तर प्रदेश स्पेशल की ढेर सारी क्लासेज आपको मिल गई हैं, करंट अफेयर्स की भी क्लासेज मिल गई हैं, आपको नोट्स भी मिल गया होगा। आइए शुरू करते हैं। लेकिन DPIS यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, इसलिए इस चैनल को भी आप जरूर जुड़े रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, करवाते भी रहिए। आगे आते हैं, देखते हैं। वायनाड, जानते हैं कई नवाचार होता है तो उस नवाचार में केरल सबसे आगे रहता है। केरल के वायनाड सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला हुआ है। ऐसे कई रिकॉर्ड इसके साथ में हैं। वैसे भी आप वायनाड से तो चर्चा में ही हैं, किसी का संसदीय क्षेत्र भी रहा है, ठीक है। तो आते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स रहे हैं वो उनके बिखरे हुए रहते हैं। आप जानते हैं कि उनको सुरक्षित रख पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। सरकार ने इसको डिजिटल तरीके से सुरक्षित करने का प्रावधान किया है केरल सरकार ने। और वहाँ का जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन ने इस संबंध में एक नई पहल की है, एक इनोवेशन किया है, डिजिटल लाकर उपलब्ध कराया है जनजातीय लोगों के लिए, ठीक है। तो ABCD क्या है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए ABCD क्या है, तो ये ABCD क्या है, ये ABCD है अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट्स डिजिटाइजेशन, ठीक है। ये अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा जनजातीय लोगों के दस्तावेजों को डिजिटल लॉकर के माध्यम से सुरक्षित करने के लिए चलाया गया एक कैंपेन है। और ये प्रावधान क्या करने वाला, ये देश का पहला जिला घोषित हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इतने से ही आप क्वेश्चन क्या कर लोगे, टिक कर लोगे। अब ये चीजें जो दिमाग में रहेंगी आपकी बिल्कुल सही रहेंगी। एक बार रिवीजन हो जाएगा, आप सुन लोगे, देख लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों चर्चा में रहा वायनाड, इसलिए वायनाड चर्चा में रहा, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट जो इसके उनको देख लीजिए। जनवरी 2023 में केरल का वायनाड जिला सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेजों को उपलब्ध कराने वाला देश का पहला जिला बन गया है, ठीक है। और इन बुनियादी दस्तावेजों सुविधाओं के अंतर्गत आधार कार्ड उनका रहेगा, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाता और स्वास्थ्य बीमा आदि सब शामिल है। इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया गया है और उसे डिजी लॉकर खातों में सहेजा गया है। वायनाड जिला प्रशासन ने अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट्स डिजिटाइजेशन ABCD अभियान के अंग के रूप में उपलब्धि हासिल की है। तो ध्यान रखिएगा ABCD क्या है, ABCD का संबंध किससे है, ABCD का संबंध वायनाड जिला से है। वायनाड जिला के जिला प्रशासन द्वारा जनजातियों के सभी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलाइज कर दिया गया है, जिससे कि उसको बार बार खोजने की, ढूंढने की कोई समस्या ना रहे। एक क्वेश्चन आपका यहां से हो गया, में भी हो सकता है। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल आजकल बड़ा चर्चा में है, आपका जम्मू कश्मीर बड़े चर्चा में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की एक वैकल्पिक एवं विश्वसनीय परिवहन प्रणाली, चूंकि जम्मू और कश्मीर व लद्दाख क्षेत्रों में, इन पर्वतीय क्षेत्रों में जब यातायात को सुगम बनाने के प्रयास किए जाएंगे तो चूंकि वहां पर पहाड़ ही पहाड़ है, पर्वतें ही, तो उनको काटना पड़ेगा तो उसमें टनल का निर्माण किया जाएगा। कभी कोई बहुत बड़ी टनल, अभी आपने अटल टनल को देखा था। तो इस तरीके से क्या है, वहां पर पर्वतीय क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है, इसीलिए वहां पर नए नए टनल बनाए जा रहे हैं। उसी दिशा में भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल की बात आई है, ठीक है। क्या किया जा रहा है वहां पर रेलवे का तेजी से निर्माण किया जा रहा है। आप देख रहे हैं रेलवे के निर्माण करते समय ये टनल बनाई गई है, रेलवे का बहुत तेजी से विस्तार किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के वैकल्पिक विश्वसनीय परिवहन प्रणाली को उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने कहां से कहां तक, उधमपुर से बारामूला तक
ऊधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की है। यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ देगी। अभी तक कश्मीर घाटी क्या है, रेलवे के पहुंच से वंचित है। कश्मीर में है लेकिन कश्मीर घाटी तक रेलवे उस रूप में अभी तक नहीं पहुंची। तो अब इससे क्या होगा, ये रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ देगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। ठीक है, वर्ष 2002 में ही इसे एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। ठीक है, ऊधमपुर से बारामूला तक की दूरी कितनी है, 272 किलोमीटर है और ये 4 खंडों में बन रही है। खंड 1 है ऊधमपुर कटरा। आप लोग वैष्णो देवी जा ही रहे हैं, इसी मार्ग से जाते हैं, आप देखते हैं वहां से कट जाता है कटरा के लिए। खंड 2 है कटरा से बनिहाल है। खंड 3 है बनिहाल से काजीगुंड है और चौथा है काजीगुंड से बारामूला है। तो ये 4 महत्वपूर्ण मार्ग है यहाँ से। अब इसी में आता है आगे, USBRL परियोजना के अंतर्गत अत्यधिक विषम तथा पर्वतीय भूभाग में बड़ी संख्या में सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया भी कि बिना सुरंगों के निर्माण के सब संभव ही नहीं हो पाएगा। और इस संपूर्ण परियोजना के अंतर्गत 38 सुरंगें हैं। 38 सुरंगें, संयुक्त लंबाई लगभग 119 किलोमीटर है। इनमें से सबसे लंबी सुरंग T49 है जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है। अब आप सोचिए इन सुरंगों में सबसे लंबी कौन सी है, T49 है। कुल 38 सुरंगें हैं जिसकी लंबाई लगभग 12.75 किलोमीटर। ये सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है। रामबन जिला जम्मू और कश्मीर में स्थित T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग बन गई है। ठीक है, तो रामबन जिला जम्मू कश्मीर में स्थित T49 देश की सबसे लंबी टनल बन गई है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जब अटल टनल बनी थी तो उस समय कई बार कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया था। T49 एक टबिन ट्यूब सुरंग है। अब क्या है इसकी विशेषता, मान लिया प्रश्न पूछ लिया जाए कि T49 टनल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है उनको आप देखिए। इसके अंतर्गत जो मुख्य सुरंग है ये 12.75 किलोमीटर तथा स्केप सुरंग जो है 12.895 किलोमीटर शामिल है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही एक स्केप सुरंग का प्रावधान किया गया है। ये स्केप सुरंग आपात स्थिति में बचाव एवं बहाली कार्यों को सुगम बनाने में भी ये सक्षम है। 15 दिसंबर 2022 को ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटरा बनिहाल खंड पर स्केप टनल के निर्माण को पूरा करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली गई है। और इस स्केप टनल की लंबाई कितनी हो गई है, 12.895 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी स्केप टनल है। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 पॉइंट बन रहे हैं, इनको ध्यान रखिएगा कि स्केप टनल की लंबाई कुल कितनी है और ये भारत की सबसे लंबी स्केप टनल है। ये टनल घोड़े की नाल के आकार की है, हार सोच है। ये स्केप सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर सुंबर और खारी स्टेशनों के बीच स्थित है। तो मान लिया 3-4 पॉइंट यहाँ से दे दिए, नंबर 1 दे दिए, नंबर 2 दे दिए, नंबर 3 दे दिए, नंबर 4 दे दिए। अब उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों विचार करेंगे क्या हो जाए, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है या उपरोक्त सभी सही है। सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से किया गया है। ठीक है, विदेशी तकनीक है, इस तकनीक पर आधारित किया गया है। चलिए, तो ये हो गया भारत की सबसे लंबी स्केप टनल जिसकी लंबाई कितनी है, 12.895 किलोमीटर है। एक प्रश्न आपका यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब जब आप पढ़ेंगे तो आप भूगोल जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप जरूर देखिएगा वहाँ पर जो आपके दर्रे हैं उन दर्रों को जो जोड़ने वाले शहर स्थान हैं वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इसको देखते रहिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। स्वयं से तमिलनाडु ने क्या कर लिया है,
जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला, स्वयं से इसने एक मिशन शुरू कर दिया जलवायु परिवर्तन के संबंध में। क्यों? समुद्र के किनारे है, अगर ऐसा कुछ नहीं करेगा तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो फिलहाल ये पहल उसकी बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ा ही बेहतरीन इनोवेशन है उसका। वर्ष 2021-22 के बजट भाषण के दौरान तमिलनाडु सरकार ने 500 करोड़ रुपए के कुल प्रव्यय के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन गतिविधियों को शुरू करने के लिए जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च किया था। इसी के अनुसरण में राज्य सरकार ने 3 प्रमुख मिशनों, ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु आर्द्रभूमि मिशन और तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लागू करने के उद्देश्य से तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी का गठन किया है। ठीक है, तो अब इतना तो याद ही रहेगा, एग्जाम तक तो इतना याद रहेगा। एग्जाम चाहे 13 मई को हो चाहे 4 जून को हो। ठीक है, अब 4 जून को अगर हम कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा, हालांकि अब देखिए क्या होता है, बाकी कमीशन और सरकार जाने। तो इतना याद रहेगा फिलहाल आपको, चाहे 13 मई को चाहे 4 जून को हो, कि तमिलनाडु ने स्वयं के जलवायु परिवर्तन मिशन को शुरू करने वाला, घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसने क्या किया? इसके लिए तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की भी स्थापना कर ली है। नौ दिसंबर 2022 को तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पॉइंट क्लियर है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट क्लियर कीजिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया। 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तमिलनाडु क्लाइमेट समिट का आयोजन कब किया गया? 8 से 9 दिसंबर 2022 को किया गया। अब जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन क्या है, इसके बारे में भी देख लीजिए। 30 जून 2008 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना को लॉन्च किया था, जिसमें जलवायु परिवर्तन के 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। अब ये राष्ट्रीय मिशन क्या है? एक तो इसका है राष्ट्रीय सौर मिशन है, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन है। तो तमिलनाडु का तो ये हो गया। अब ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका क्या होगा? वो आपका होगा तमिलनाडु होगा। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना आपकी यहाँ से बनी हुई है। मे भी क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है, आ सकता है, पूछा जा सकता है। भारत सरकार के मिशन में 7-8 जो पॉइंट शामिल हैं उनको एक बार देख लीजिए। भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन के राष्ट्रीय मिशन में 8 मिशन शामिल हैं। पहला है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन है, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन है, सतत प्रयास पर राष्ट्रीय मिशन है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट है, नेशनल वाटर मिशन है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेटिंग द हिमालयन इकोसिस्टम है, एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, तो ये है, ये 8 मिशन है, ये भारत सरकार के राष्ट्रीय मिशन में शामिल है। यदि आपको याद नहीं हो पाएंगे भले पढ़ लें। ठीक है, मान लिया पूछ लिया जाता है, इसमें प्रश्न कैसे बनेगा? भारत सरकार के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन मिशन में निम्नलिखित में से कौन सा कारक शामिल है, कौन सा घटक शामिल है, कौन सा घटक शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ तो आपकी तुक्का चलेगी। ठीक है, लेकिन अब तुक्के में समझने के लिए देख लीजिए। जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान, सतत कृषि शामिल कर लिया गया है, एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर आ गया है, राष्ट्रीय जल मिशन है, सतत प्रयास पर राष्ट्रीय मिशन है, उन्नत ऊर्जा दक्षता है, राष्ट्रीय सौर मिशन है। तो इसमें से कुछ पॉइंट तो आपको याद हो जाएंगे लेकिन कुछ नहीं याद होंगे। ठीक है, तो उनका आप एक कोड बना सकते हैं इन 8 का। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये आपका हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया। तमिलनाडु देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है। धर्मदम, धर्मदम क्यों चर्चा में रहा है?
प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। धर्मदम क्या है? क्या है? एक दान देने वाली प्रथा है, धर्म को समर्पित एक संस्था है। इस तरीके से विकल्प बना देंगे, नहीं। आप देखिए क्या है, धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है। अभी आपने देखा कि बजट में क्या शुरू किया गया है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्कीम लाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में एक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की बात कही गई है। ठीक है, तो इस तरीके से देश को अगर ज्ञान आधारित बनाना है, हमें गांव क्षेत्र में बैठे हुए लोगों तक अगर हमें ज्ञान का विस्तार करना है तो निश्चित रूप से लाइब्रेरी चलने चाहिए। वैसे भी आप देख ही रहे हैं, इसमें अपना कमरा छोड़ करके लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी तो वैसे भी क्या बन गई है, एक कल्चर बन गई है, कुछ दिन तक रहेगी भी। जब कोई नया कल्चर चलता है तो कुछ दिन तक चलता है। ये दिल्ली का कल्चर इलाहाबाद लखनऊ में खूब चल रहा है इस समय, पटना, हर जगह कहाँ पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। घर वाले भी जानते हैं लाइब्रेरी क्या होता है, घर वाले तो जानते होंगे कि लाइब्रेरी में कुछ विशेष मिलता होगा, लेकिन विशेष नहीं मिलता, जो आपके पास होता है उसको आप दे करके आते हैं पढ़ने। चलिए फिलहाल आप लोग में से कई लोग पढ़ रहे होंगे इसलिए बुरा मान जाएंगे। चलिए आइए पढ़ते रहिए, लाइब्रेरी पढ़ते रहिए। तो धर्मदम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है एक, ये कहाँ है, केरल के कन्नूर जिले में है। तो केरल के कन्नूर जिले में स्थित धर्मदम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र देश का पहला ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जो क्या बन गया है, जो पूर्णतः पुस्तकालय लाइब्रेरी से युक्त बन गया है। ठीक है, बस आपके प्रीलिम्स के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाएगा तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिसंबर 2022 में केरल का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण फर्स्ट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बन गया है, पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है देश का। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। यह देश का ऐसा पहला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसके प्रत्येक स्थानीय निकाय रिकॉर्ड में पुस्तकालय है, एवरी लोकल बॉडीज। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी योजना शुरू की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इतना आसान नहीं है। यहाँ प्रधान जी ही तो सब खा जाते हैं। अरे लाइब्रेरी बनवा दें, भले उसमें पुरानी किताबें और न्यूज़पेपर ही पड़े रहें तो भी लोग आए पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब बिल्कुल अपने खाते से सब चल रहा है। चलिए आइए, उल्लेखनीय है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 138 वार्ड में से 63 वार्ड में कोई पुस्तकालय नहीं था। एक जन संगठन पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की सहायता से शेष 63 वार्डों में भी पुस्तकालय स्थापित करने का कार्य पूर्ण हो गया है। पुथुवाइल नारायण पणिक्कर को केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ऐसा ही रखिए, पुथुवाइल नारायण, पुथु यानी पुथु पोथी कहते ना, पोथी पत्रा, तो पुथु लाइब्रेरी ऐसे याद रखिएगा कि पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है, तो पुस्तकालय में भी पु है और उनके नाम में भी पुथु है, इसलिए याद रहेगा। नाम कई नाम दे देंगे तो उसमें पुथुवाइल नारायण। ठीक है, तो पुथुवाइल नारायण पणिक्कर को केरल में पुस्तकालय आंदोलन के रूप में जनक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1996 में पीएन पाणिक्कर के सम्मान में केरल सरकार ने 19 जून को उनकी तिथि पर, ठीक है, वायना दिनम के रूप में, रीडिंग डे के रूप में घोषित किया है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय हाल ही में केरल की राजधानी, सब केरल तमिलनाडु में हो रहा है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पेड़, विश्व के पहले ताड़ के पत्तों के पांडुलिपि संग्रहालय का शुभारंभ किया गया। ताड़ के पत्ते होते हैं, वहां पर पांडुलिपि, उसमें जो लेखन होता है, वैसे भी भोजपत्र बहुत पहले आप लोग जानते हैं भोजपत्र पर लिखा जाता था। ठीक है, तो ताड़ पत्र पर भी लिखने की परंपरा बहुत पहले से रही है। संग्रहालय में 187 पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों का विवरण देता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, बस इतना ध्यान रखिए। विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ बनाया गया है, ये केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम में बनाया गया है। ठीक है, तो चूंकि आप जानते हैं कि पाम, आयल और ये सब जो है सबसे अधिक वही पैदा भी होता है। ठीक है, तो वहाँ से तिरुवनंतपुरम केरल आप इसको जोड़ सकते हैं।
भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, ठीक है, तरल अपशिष्ट सीवेज प्लांट, भारत का सबसे बड़ा सीवेज प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, आइए देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, तरल अपशिष्ट वर्षा जल अपवाह मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का दूषित रूप होता है जिसे सीवेज कहा जाता है। इसे आमतौर पर घरेलू सीवेज, डोमेस्टिक सीवेज कहते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल सीवेज कहते हैं, या फिर स्टॉर्म सीवेज के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। चलिए, तो 18 जनवरी 2023 को तिरुपति नगर आंध्र प्रदेश ने फाइटोरिड तकनीक पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग से स्थापित किया गया है। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। दरअसल ये सारे प्रोजेक्ट जो है आपके, ये सब इजराइल तकनीक है, इजराइल तकनीक पर आधारित है, तो इतना ध्यान रखिएगा। 18 जनवरी 2023 को तिरुपति बालाजी, तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश, तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने फाइटोरिड तकनीक पर आधारित देश के सबसे बड़े और पहले तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये आपके पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। इसके लिए तिरुपति स्थित विनायक सागर झील जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये है आपका, इसको ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी यहां से कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को स्वच्छ आंध्र प्रदेश मिशन की पहल के रूप में स्थापित किया गया है। इस संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन 5 mld, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए फाइटोरिड तकनीक का विकास, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है, कि इस तकनीक को, फाइटोरिड तकनीक क्या है, पूछ लिया जाए फाइटोरिड तकनीक क्या है, ठीक है। तो फाइटोरिड तकनीक क्या है, ये आपके सीवेज, जो आपका तरल सीवेज है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, मानकीकृत करता है। और इसे विकसित किसने किया है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है, ठीक है। ये है फाइटोरिड अपशिष्ट जल के उपचार की भी भरोसेमंद तकनीक है। और ये तकनीक जो है मूलतः कहाँ प्रचलन में रही है, ये प्रचलन में रही है आपके तिरुपति बालाजी, हाँ गए हो नहीं गए हो, गए हो नहीं गए हो तिरुपति बालाजी। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र, एशिया के सबसे बड़े सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के इस ओखला सीवरेज ऑपरेशन निर्माण यमुना कार्य योजना के तहत किया जा रहा है, ये भी किया जा रहा है अभी ये, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र है ये। चलिए आगे आते हैं। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र 11 जनवरी 2023 को टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और मुंबई स्थित एक आवासीय सोसाइटी बिवेरिया कॉन्डोमिनियम के मध्य एक समझौता हुआ है, जिसके तहत एक स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करने पर विचार किया गया है। इसके लिए क्या किया गया है, भारत का पहला सौर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। बिवेरिया कॉन्डोमिनियम आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र के रूप में माना जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिलहाल केवल इतना जाने रहिए कि एक बार आपके दिमाग में के सामने से गुजरा हुआ है तो हो सकता है, बाकी बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से, PCS के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल देख लीजिए।
तो बिवेरिया कंडोमिनियम आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव संयंत्र, भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। उपयुक्त आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र के हिमायतनगर से 3.125 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना भी की जा रही है। ठीक है, ये सौर ऊर्जा प्लांट अपने संचालन के पहले वर्ष में 7.5 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से 6.15 मिलियन टन CO2 के उत्सर्जन में कमी आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा करने वाला, ठीक है, बिवेरिया कंडोमिनियम घरेलू उपयोग हेतु कैप्टिव ऊर्जा का प्रयोग करने वाली देश की पहली आवासीय सोसाइटी बन गई है। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट UPPCS के लिए नहीं है। आप आगे बढ़ जाइए। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। नए नए कारनामे कर रहा है। आपने देखा 4-5 पॉइंट आपका आ गया। पहली बार केरल। तो केरल क्या कर रहा है? देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य। इसने देश के पहले पूर्ण बैंकिंग राज्य के रूप में डिजिटल बैंकिंग किसी व्यक्ति को बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना 24 घंटे, 7 दिन 24 घंटे बैंकिंग सुविधाओं का लाभ देती है। डिजिटल बैंकिंग यही होता है। कहीं से भी है, किसी को पैसा भेजना है आप भेज दिए, फीस भेजना है सर अभी गूगल कर रहे हैं, सर अभी फ़ोन पे कर रहे हैं। ठीक है, क्या होगा? डिजिटल बहुत आसान हो गया, बड़ा सरल हो गया है। 7 जनवरी 2023 को केरल सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। PCS के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 जनवरी 2023 को केरल सभी पात्र खातों को डिजिटल स्वरूप में बदलने वाला क्या बन गया है? देश का पहला राज्य बन गया है। ये घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा की गई है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति के अनुसार राज्य में अब पात्र सभी इतना करोड़ खातों को कम से कम एक सेवा या एक उत्पाद डिजिटल के रूप में उपलब्ध करा दिया गया है। केरल द्वारा RBI की डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता योजना का भी लाभ लिया गया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट केवल इतना है कि 7 जनवरी 2023 को केरल सभी अपने लोगों के बैंकिंग खातों को डिजिटलाइज कर देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अर्थात बैंक में खुलने वाले अब सभी खाते क्या होंगे? डिजिटल होंगे। सभी पुराने खाते भी डिजिटल हो गए हैं और ये भी आपका क्या हो गया है? डिजिटल खाता हो गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप चलिए आगे चलते हैं। स्मार्ट कार्यक्रम, स्मार्ट आप जानते ही हैं। S फॉर सिंपल, M फॉर मोलर, A फॉर अकाउंटेबल, R फॉर रिलायबल, T फॉर ट्रांसफरेबल। स्मार्ट का विस्तारित रूप है स्कोप फॉर, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ इसका मतलब है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल। इस पहल के अंतर्गत ऑस्टियोआर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में ध्यान केंद्रित किया गया है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, PCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिलहाल एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, तो इतना केवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। स्मार्ट कार्यक्रम जनवरी 2023 में प्रारंभ किए गए स्मार्ट कार्यक्रम का संबंध किससे है? आयुर्वेद से है। इतना केवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। आगे आइए। भारत के सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको एक बार देख लेते हैं। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिले वर्ष 2014 में इंस्टीट्यूट फॉर
कंपेटिटिवनेस भारत के सोशल प्रोग्रेसिव इम्परेटिव के साथ मिलकर सामाजिक प्रगति भारत नामक एक पहल लॉन्च की थी। वर्ष 2017 में इस इंस्टीट्यूट द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्य नामक रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल किया गया है? इसमें शामिल किया गया है बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं क्या क्या हैं, बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या है, रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार क्या हैं, और अवसर क्या क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। ठीक है, 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 रिपोर्ट जारी किया। किसने जारी किया? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी किया। ठीक है, यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर कंपेटिटिवनेस तथा वाशिंगटन डीसी स्थित सोशल प्रोग्रेसिव इम्परेटिव द्वारा तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में कौन कौन शामिल हैं? इस रिपोर्ट में भारत के सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश शामिल हैं। ठीक है, और इनके कुल 707 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। अब देखिए इसमें कौन कौन वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस, जो इसमें 6 स्तर बनाए गए हैं। अगर आप देखें इसमें कुल 6 स्तर हैं। पहला स्तर है आपका वेरी हाई सोशल प्रोग्रेसिव, मतलब जो सबसे अधिक सामाजिक रूप से क्या है, विकसित हो चुके हैं। दूसरा है उच्च सामाजिक प्रोग्रेस, हाई सोशल प्रोग्रेस। तीसरा है ऊपर अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस। फिर आपका निम्न मध्य और निम्न सामाजिक प्रगति। और फिर आपका छठा है लोएस्ट वेरी लो सोशल प्रोग्रेस। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन इसमें शामिल हैं, किसको किसको कौन सी रैंकिंग दी गई है। अब समग्र रैंकिंग में देखेंगे पुडुचेरी और लक्षद्वीप, माने दोनों संघ शासित प्रदेश क्या हैं, ये आपके इसमें सबसे उच्च रैंक हैं। ठीक है, संघ शासित प्रदेश में आपके हो गए। राज्यों में देखेंगे तो गोवा सबसे छोटा राज्य। ठीक है, गोवा हो गया नंबर 1 पर, आपका गोवा हो गया। नंबर 2 पर सिक्किम हो गया। नंबर 3 पर मिजोरम होगा। नंबर 4 पर तमिलनाडु हो गया। यानी यहाँ का जो सोशल स्टेटस है वो क्या है, हाई फाई है। यहाँ के रहने वाले लोगों का जो रहन सहन है, जीवन स्तर है, वो क्या है, टॉप लेवल का है। इन राज्यों के, इन संघ शासित प्रदेशों के सामाजिक जीवन, रहन सहन, जीवन शैली क्या है, देश में सबसे बेहतरीन है, सबसे टॉप लेवल की है। ठीक है, अब इसमें तो ये तो हो गए आपके टॉप श्रेणी वाले हो गए। टॉप 2 में देखें जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, दादर नगर हवेली है। इससे हमें नहीं मतलब है, हमें मतलब है अपने उत्तर प्रदेश से। ठीक है, यूपी पीसीएस के लिए हमें मतलब यूपी पीसीएस से है। अब सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तर प्रदेश किस स्तर में शामिल है, पहला प्रश्न बन गया यहां पर। ठीक है, सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तर प्रदेश किसमें शामिल है, टियर 5 में शामिल है, 5वें लेवल में शामिल है। ओवरऑल कुल क्रम में कितनी रैंकिंग पर है, 31 है। यानी 36 रैंक में से 31वीं रैंक उत्तर प्रदेश की है। नीचे से टॉप लेवल में चल रहा है यूपी। ठीक है, यहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन कितना दुर्लभ हो गया है, ये रिपोर्ट दिखाती है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों का सामाजिक जीवन स्तर बड़ा ही निम्न प्रकार का है, बड़ा ही घटिया प्रकार का है। ये देश के संपूर्ण रैंकिंग में 36 में से 31वें नंबर पर है। कहने का आशय ये है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है। उड़ीसा, इसके बाद है मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो देश के कुल 58 जिले स्तर 1 में शामिल हैं। पूछा जाएगा तो आपका यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नमाम गंगे, यहाँ एक पॉइंट यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट हो सकता है, देख लीजिए। बिहार के 27 और उत्तर प्रदेश के 14 जिले जो हैं, 14 जिले हैं, ये टियर 6 में शामिल हैं, सबसे पुअर स्थिति में है, सबसे पुअर सामाजिक स्थिति। उसमें मिर्जापुर जरूर होगा,
गोंडा होगा, बहराइच होगा, ठीक है। तो ये सबसे पुअर स्थिति में है। नमाम गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्रदान की गई, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। आते हैं, देखते हैं। नमाम गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त हो गई। नमाम गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। मोदी फर्स्ट सरकार की यह एक फ्लैगशिप योजना थी, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। गंगा पुत्र मोदी जी द्वारा गंगा के पुनरुद्धार के लिए शुरू किया गया था। नमामि गंगे योजना की शुरू की गई थी। तो ये नमामि गंगे योजना एक ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी का। इस कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य रहे हैं। राष्ट्रीय नदी गंगा में प्रदूषण को कम करना, राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण और पुनरुद्धार करना। ये 100% केंद्र प्रायोजित योजना है जो जून 2014 से 2031, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका है। जून 2014 से 31 मार्च 2021 तक ये निर्धारित थी। इसे क्या कर दिया गया है, फिर आगे बढ़ा दिया गया है, गंगा मिशन, नमाम गंगे मिशन 2 कर दिया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। हालांकि भविष्य में भी इस कार्यक्रम की आवश्यकता के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने फरवरी 2023 में नमाम गंगे मिशन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एग्जाम की दृष्टि से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप जानते हैं कि ये 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। जून 2014 से 31 मार्च 2021 तक चल रही थी। अब इसे फरवरी 2023 में नमाम गंगे मिशन को स्वीकृत कर दिया गया, 2026 तक रहेगी। यानी नमाम गंगे 1 और नमाम गंगे 2। नमाम गंगे 1 आपका 2014 से 2021 तक, 2014 से 2021 तक है, और ये आपका है 2023 से 26 तक है। नहीं चल रहा है, लेकिन वो उसको मिशन का रूप दे दिए है ना। चलिए, 31 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी गंगा नदी पुनरुद्धार कार्यक्रम के रूप में चल रही नमाम गंगे योजना को मान्यता प्रदान कर दी है, ठीक है। प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष पुनर्स्थापन फ्लैगशिप योजनाओं में इसको शामिल कर लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका। ये आपके यूपी पीसीएस के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहाँ किया गया, ये घोषणा कहाँ की गई, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन के 15वीं बैठक में किया गया, COP15 के बैठक में किया गया है, ठीक है। तो अब नमाम गंगे परियोजना क्या हो गई है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित की गई विश्व की 10 शीर्ष फ्लैगशिप कार्यक्रमों में से एक हो गई है, ठीक है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। कहाँ की गई घोषणा, COP15 के बैठक में किया गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नमाम गंगे सहित कुल 10 पहलों को संयुक्त राष्ट्र विश्व पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहल घोषित किया गया है। इस घोषणा के कारण ये पहले संयुक्त राष्ट्र के प्रोत्साहन, सलाह और वित्तीय हेतु योग्य हो जाएंगे। ये पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP एवं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, FAO द्वारा समन्वित एक वैश्विक आंदोलन है। चलिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन की अवधि कितनी है, 2021 से 2030 तक की है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये हो गया। आइए देख लीजिए, गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमने आपको बता दिया था। जो नॉर्थ ईस्ट का रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हिमाचल प्रदेश में कहाँ की बनी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, ठीक है। हाँ, इसका इंपॉर्टेंट यही रहा है कि राज्य में पहली बार चुनाव लड़ते हुए आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीतने में सफलता प्राप्त की, ये इंपॉर्टेंट रहा है। चलिए, गुजरात विधानसभा का चुनाव 156 सीटें भाजपा, 17 सीटें कांग्रेस और 5 सीटें, और इसी ने क्या कर दिया, इसी ने आप पार्टी को क्या बना दिया, राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है,
ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इनको। हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा प्राप्त हो गया है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, पालतू याक होता है, वैज्ञानिक नाम है बास ग्रुनियंस, अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पशु है जिसमें बायसन, भैंस और मवेशी आदि शामिल होते हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालयी क्षेत्र में, तिब्बती पठार में और मंगोलियाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कोई भी पूछा जा सकता है, ये प्रश्न आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है, याक में कौन कौन से शामिल हैं ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पालतू याक ये कहाँ पाए जाते हैं, इसमें क्या क्या शामिल हैं। ठीक है, ये हिमालयी क्षेत्र, तिब्बती पठार, मंगोलियाई पठार में पाए जाते हैं। भारत में लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल के एवं उत्तराखंड में पाए जाते हैं। 20वीं पशुगणना के अनुसार भारत में लगभग 58,000 याक की जो श्रेणियां हैं पाई जाती हैं। वर्ष 2012 में आयोजित पिछली पशुगणना में लगभग इतना प्रतिशत कम हुए हैं। 26 नवंबर 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण के वैज्ञानिक पैनल ने हिमालयी याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो बची खुची इनकी जो संख्या थी वो भी कम हो गई, क्योंकि अब लोग क्या करेंगे, इनको खाना शुरू कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा काम किए हैं ये, मतलब याक को जो है अब खाद्य पशु घोषित कर दिया गया है। इसको आप काट सकते हैं, मार सकते हैं और खा सकते हैं। ठीक है, इससे इनकी संख्या क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। फिर पहाड़ों पर क्या है, पहाड़ों पर जो सामान ढोने का काम जो होता था वो कौन करेगा, और भी ढेर सारे काम इनके हैं, और क्या वही करेंगे ही। चलिए, लेकिन याक को खाद्य पशु के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा की गई थी। खाद्य पशु वे होते हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। खाद्य पशु के रूप में पहचान से याक को पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। इससे याकों की संख्या में हो रही गिरावट को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। राष्ट्रीय याक अनुसंधान संस्थान कहाँ है, दिरांग में है। राष्ट्रीय याक अनुसंधान, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से हो सकता है। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र, दिरांग, पश्चिम कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली स्थापित कर दी गई। हमने आपको यूपी स्पेशल की क्लास में हमने आपको बता दिया है। ठीक है, पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बारे में, इसके लिए आप हमारे यूपी स्पेशल वाली क्लास को देख लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। यूपी स्पेशल की क्लास में हमने आपको बहुत डिटेल पढ़ाया हुआ है। ठीक है, 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 3 नए जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू कर दिया है। तो इस तरह 3 नए जिले कौन हो गए, प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा हो गए हैं। तो कुल कितने में हो गया, 7 में हो गया। हमने इसको पढ़ा दिया है, बता दिया है। सबसे पहले लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर में, फिर कानपुर और वाराणसी में, और फिर गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में। चलिए आते हैं स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार मुझे लगता है मैचिंग करने के लिए प्रश्न, यहाँ से सुमेलित करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ढेर सारे इस प्रकार के लाए गए हैं। चलिए, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, केम्पेगौड़ा फर्स्ट। केम्पेगौड़ा प्रथम विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे। इन्हें स्थानीय रूप से नाड प्रभु केम्पेगौड़ा के रूप में जाना जाता है। इन्हें आधुनिक बंगलोर, वर्तमान बेंगलुरु का संस्थापक कहा जाता है। कौन है ये है केम्पेगौड़ा, केम्पेगौड़ा फर्स्ट। ठीक है, 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में श्री नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर के पास में है। प्रश्न यहाँ से ये बनेगा एमसीक्यू कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया, ये पूछा जाएगा, प्रश्न बनेगा। तो किसका अनावरण किया, नाड प्रभु केम्पेगौड़ा। नवंबर है तो नाड प्रभु याद रखिएगा,
कैंपेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इनकी इसी को कहा गया है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा गया है। ये नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की कांस्य की प्रतिमा है जो 108 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा के निर्माण में 98 टन कांस्य और 120 टन इस्पात का उपयोग किया। ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि कितनी ऊंचाई है। 108 फीट ऊंचाई है जो कांस्य और इस्पात, ये पूछा जाएगा, कांस्य और इस्पात से मिलकर के बनी है। इसके शिल्पकार राम वी सुतार हैं, ठीक है। और यही सुतार हैं जिन्होंने क्या किया था, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया था। तो बहुत ही फेमस हैं ये, निश्चित रूप से महान व्यक्ति हैं ये भी। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में भी शामिल कर लिया गया है। इस प्रतिमा के नाम किसी शहर के संस्थापक की ये पहली प्रतिमा जो है स्टैचू है। चलिए और देख लीजिए, यहाँ से बढ़िया से इसको एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी हुई है, ठीक है। स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। स्टैचू ऑफ बिलीफ हो गई, ये राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथ द्वारा नगर में स्थापित की गई है। स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम भगवान शिव के लिए समर्पित है। 369 फीट की है। इसमें भगवान शिव को बैठे हुए मुद्रा में स्थापित किया गया है और ये बनी किससे है, 3000 टन इस्पात, 3000 टन इस्पात, ठीक है, तथा लोहा और कंक्रीट एवं बालू का उपयोग करके बनाया गया है। तो ये है स्टैचू ऑफ बिलीफ, भगवान शंकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ पीस, ये अभी प्रश्न पूछा गया था। ये स्टैचू ऑफ पीस 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया था। जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 151 इंच है। ये प्रतिमा 8 धातुओं से मिलकर के बनी है। राजस्थान के जैतपुरा में है। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन 5 फरवरी 2022 को किया था। श्री रामानुजाचार्य की इस पर प्रश्न पूछा जा चुका है, अब नहीं पूछा जाएगा। मैचिंग करने के लिए प्रश्न यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो मित्रों ये हमने आपको यहाँ तक बता दिया, ठीक है। और देख लीजिए, स्टैचू खत्म हो जाए एक बार। स्टैचू ऑफ डिग्निटी जानते ही हैं। 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जनपद में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। ये स्टैचू ऑफ डिग्निटी है। यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, यूपी स्पेशल में ये आपको बताया गया है, ठीक है। ये प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की छोटी प्रतिकृति भी है। फिर स्टैचू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर, अब बड़ा कंफ्यूजन यहाँ से लोगों को हो गया है इधर से उधर, इसलिए इसको एक लाइनर आप हमारे टेस्ट सीरीज में भी देखेंगे। टेस्ट सीरीज में भी हमने इसको दिया हुआ है। जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इसको स्टैचू ऑफ पीस का नाम दिया गया है। यह शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर द्वारा निर्मित है। इस प्रतिमा का वजन लगभग 600 किलोग्राम है, 6 कुंतल है ये, ठीक है। इस तरीके से ये आपके हो गए आज के क्लास हो गई। इसमें हमने लगभग अधिकांश चीज़ों को बता दिया है और इस क्लास को हम जल्दी से इसको पूरा भी करना है और हमें लगता है अप्रैल में ही हम इसको पूरा कर देंगे। और बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, 1 हफ्ते के अंदर इसको पूरा कर दिया जाएगा। इसी के साथ आप हमारी इस पूरी रिवीजन क्लास को जारी रखिए और इस पर आधारित हम आपको लगभग 200 प्रश्नों का एक MCQ आपको सेट दे देंगे, जिससे जो आप पढ़ रहे हैं वो आपका रिवीजन हो जाएगा और आप उसको खटाखट टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका एक ये भी हो जाएगा। बाकी तो आप जानते ही हैं, हो सकता है आपको समय भी मिल जाए, नहीं भी समय मिलता है तो भी आप लगे रहिए, जुड़े रहिए DPIS के साथ, देवप्रयागम के साथ, DB पांडे के साथ। निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा होगा, लाभकारी होगा, शुभ रहेगा।